रिकॉर्डिंग नहीं करना, एक कोई रिकॉर्डिंग करके उसको डाल देंगे ना तो अपन मतलब पता चल जाएगा अपन को, लेकिन अपन एक दो तो कर ही देते हैं, अच्युत को और इसको ना रिकॉर्डिंग करवा देते हैं। चलो भाई, चलो ठीक है, हो गया। अच्युत तुम भी कर सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, कम से कम 2 रखेंगे तो कोई गड़बड़ ना हो। चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं अपन, है? ठीक है, बिल्कुल। सॉल्यूशंस, अब इसमें ना देखो, जैसे अपन को पता है सॉल्यूशन अपने लिए तो मेनली यही होता है कि सॉल्यूशन मतलब वाटर ले लो और उसमें सॉल्ट डाल दो, जो बनेगा वो सॉल्यूशन है। मान लो अपन का वाटर है 500 ml और इसमें सॉल्ट अपन ने मान लो NaCl डाल दिया, तो अपन कहेंगे बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो अपन को पता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, कितने ग्राम डाला जरा ये बता दो। NaCl है, सपोज मैंने कहा 5.85 ग्राम डाल दिया, ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय कर लूंगा 500, मतलब वॉल्यूम एन एमएल, ये अपन को पता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमेशा मोलारिटी होता है, वेट अपन ने लिखा 55.85, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 58.5 और इनटू 1000 और डिवाइड बाय वाटर हो गया अपने पास 500 ml। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मोलारिटी आ गया अपने पास, ये तो 0.1 हो गया, 2 हो गया, 0.2 अपने पास आंसर आ गया, मोलर सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं तुमसे कहता इसका वेट गिवन नहीं है लेकिन मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.8 ग्राम पर एमएल, ऐसे गिवन है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब बताओ, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, वेट बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी दोगे तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, मोलारिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख दूंगा, तो डेंसिटी लिख लूंगा 1.8 गिवन है इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज व्हाट 58.5 है। चलो सॉल्व करके बता देंगे, दैट इज concentrations in general what we say, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि इसमें जो अपन को गिवन है concentrations, ये अपन को पता है what is the concentration। अब अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अपन तो जनरली यही बोलते हैं भाई कि वाटर ले लो या सॉल्वेंट ले लो, उसमें सॉल्यूट डाल दो। सभी सॉल्यूशंस में क्या होगा, वहां पर सॉल्वेंट होगा और यहाँ पर सॉल्यूट होगा, और इन दोनों को मिक्स करके अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। और एक बात को ध्यान रखना, आप थोड़ा, आप लोग भी अब बड़े हो जाओ, थोड़े बड़े जैसे फील करना, और वैसे धीरे धीरे मैच्योरिटी आप में आ जाएगी, थोड़ा मैच्योर बिहेव करके सीरियसली पढ़ना, जो भी पढ़ो लिख के पढ़ो। मैं पहले भी बोलता था तुमको, अभी भी बोल रहा हूं, पहले भी तुमको पता था कि अगर कोई बच्चा अच्छे से मैनेज करे चीजों को तो उसका सिलेक्शन वैसे भी हो जाना, तो अच्छे से पढ़ना। सॉल्यूट मतलब होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। एक बंद रहे, तो अपन कहेंगे सॉल्वेंट मतलब होता है वो जो एक्सेस में होगा, और सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे सर इसको लिक्विड इसको सॉलिड बना दो ना, ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड और सॉलिड नहीं होता, एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट N2+, ये सॉल्वेंट है इसमें क्योंकि ये 79% है और ये 21% है, इसलिए ये सॉल्यूट होगा। जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। अच्छा, मतलब दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन, यस। सॉल्यूशन में दोनों गैसेस भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, अमाउंट का डिफरेंस होता है, उसको अपन सॉल्यूशन, ओके। तो अपन कहेंगे अच्छा, फिर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है
एक सॉल्वेंट लिख लेता हूं, सॉल्यूट लिख लेता हूं, इनसे सॉल्यूशन बनाऊंगा और यहां पर एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऐसे बताऊंगा, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें अपन एक सॉलिड लिख लेते हैं भाई, सपोज सॉलिड सॉल्वेंट है, तो उसमें एक सॉलिड ज्यादा है, दूसरा कंपोनेंट कम है, तो सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सॉलिड में लिक्विड मिक्स किया तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर सॉलिड में गैस ऐड किया तो सॉलिड और गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिक्विड सॉल्वेंट लेके भी सॉल्यूशन बना सकता हूं। वो कैसे? तो लिक्विड में मैं सॉलिड ऐड करूंगा तो लिक्विड का सॉल्यूशन सॉलिड ऐड करके, लिक्विड का सॉल्यूशन लिक्विड ऐड करके भी बना सकता हूं और लिक्विड का सॉल्यूशन गैस ऐड करके भी बना सकता हूं। ऐसे ही मैं गैस का सॉल्यूशन भी बना सकता हूं, गैस में सॉलिड ऐड कर सकता हूं, लिक्विड ऐड कर सकता हूं और गैस में गैस ऐड कर सकता हूं। मतलब टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो 9 टाइप के सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्यूशंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या समझना चाहिए वो देखते हैं। गैस एंड गैस तो आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था। अगर मैं सॉलिड और सॉलिड की बात करूंगा तो एग्जांपल में एलॉयज लिख लूंगा, और ब्रास ब्रोंज ये सारे एलॉयज जो जिसमें अपन दो सॉलिड को फिजिकली मिक्स कर देते हैं बस। कॉपर और जिंक का एलॉय भी हो सकता है, कॉपर और टिन का एलॉय भी हो सकता है, सोडियम और मरकरी भी लिख सकते हैं। ये एलॉयज है। कभी कभी अपन से ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन द अमलगम, दैट इज Na इन, सारे बच्चों ने बता दिया सर 0, क्योंकि एलॉयज में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। मेरे पास एक साथ बहुत सारे आंसर आ गए। सही है। अगर मैं लिक्विड को ऐड करूंगा सॉलिड में, अगर मैं लिक्विड को ऐड करूंगा सॉलिड में तो ठीक है, अगर लिक्विड को ऐड करोगे सॉलिड में तो मैं कहूंगा जेल। अब जेल में कौन सा जेल भाई? जेल का तो टॉफी भी बनता है, वो जेली वाली टॉफी आती है ना, वो स्पंजी टाइप की होती है। हाँ, उसको भी बताओ ना, वो बहुत सारा सॉलिड होता है, उसमें थोड़ा लिक्विड मिक्स करते हैं। टूथपेस्ट, उसमें भी बहुत सारा सॉलिड होता है और थोड़ा सा लिक्विड होता है। फेस क्रीम वगैरह वो सभी बता दूंगा। हाँ बताओ, सॉलिड होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है। वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हाँ शेविंग क्रीम को भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे दैट इज गैस, लिक्विड में गैस वी कैन राइट द प्यूमाई स्टोन, और इवन द कलर्ड स्टोन, काफी सारे कलर्ड स्टोन वो गैसेस उनमें ट्रैप होते हैं, उसकी वजह से होता है। प्यूमाई स्टोन तो होता ही है, वो ऐसे पत्थर ना जो फ्लोट करते हैं पानी पे, दैट इज प्यूमाई स्टोन। पर देखे हुए, मतलब मोस्टली लोगों ने देखा हुआ होगा, वो ऐसे बार्बर शॉप पे होता है ना, गांव वगैरह में देखा होगा, अभी तो बार्बर शॉप पे नहीं मिलता वो शेव करने के बाद एक पत्थर ऐसे ऐसे घिस देता है वो, दैट इज प्यूमाई स्टोन। वो घिसने से ठंडा लगता है, दैट इज कॉल्ड प्यूमाई स्टोन। उसमें गैस होता है, और जनरली जहां वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं ना, वहां जल्दी से ठंडा होता है तो उसके अंदर गैस ट्रैप हो जाता है। वॉल्केनो इरप्शन होता है ना वो सी शोर के पास, तो वहां पर मोस्टली ये पत्थर बन जाते हैं जो वाटर को फ्लोट करता है, दैट इज कॉल्ड प्यूमाई स्टोन। लिक्विड, अब सॉलिड ऐड करो लिक्विड में, ये थोड़ा इजी है भाई, सोडियम क्लोराइड वाटर ले लो, शुगर सोल्यूशन ले लो, कुछ भी ले लो, शुगर को ऐड करते हैं वाटर में, हो गया थोड़ा सा सॉलिड, बहुत सारा वाटर, मतलब लिक्विड। लिक्विड है लिक्विड, इथेनॉल वाटर सिस्टम ले लो, एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, ये लो भाई, ठीक है मिक्स कर दिया अपन। लिक्विड एंड गैस, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, फोम।
साबुन बना पानी जो होता है उसको बोलते हैं ना अपन फोम, जो वहां पर फोम बनता है ना ऊपर, दैट इज गैस। थोड़ा सा सॉलिड गैस में स्मोक, स्मोक हैज डस्ट पार्टिकल। लिक्विड इन गैस, तोहफा मॉइस्चर होता है गैस में, ह्यूमिडिटी। गैस एंड गैस अभी आपने बताया था यार, तो बताया मतलब सॉल्यूशंस जो है इट इज नॉट दैट, अब तक अपन यही पढ़ते थे सॉल्यूशन मतलब लिक्विड ले लो उसमें सॉल्ट डाल दो वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है कोई बात। जिसका एक्सेस अमाउंट है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है चलेगा। तो मैं कोई आप मिक्सचर बताओगे तो उसमें ये तो बताओगे ना किसका अमाउंट ज्यादा है किसका कम है, अपने आप में सॉल्यूशन देख लो। जैम इसमें आएगा ना, अच्छा हाँ जैम तो भूल गए, वो तो मीठा लगेगा, वो तो भूल ही गया मैं। सॉलिड और लिक्विड ना, है ना, जो फ्रूट जैम होता है ना वो जेल्स में आएगा, फ्रूट जैम, ठीक है ना, वो तो अपन भूल गए थे। H2 और O2 किस कैटेगरी में आएगा? अगर सिर्फ H2 और O2 रिएक्शन नहीं हो रहा है तो अपन कहेंगे भाई इस कैटेगरी में आएगा, उसमें हाइड्रोजन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल O2 से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन उसमें। अब उसमें ना रिएक्ट ना करे बस, क्योंकि जब आप सोल्यूशन बनाओगे तो आपस में रिएक्ट होगा तो मोल्स चेंज होते रहेंगे, तो अपन कहेंगे भाई मोल्स बनने के बाद वो रुक जाए। ऐसा ना हो कि मतलब रिएक्शन होता रहे, तो हम तो यही वेट करते रहेंगे, तो पहले रुके तो बताएं कि मतलब कौन कम है और कौन ज्यादा है। तो किसी ने पूछा मुझसे सर H2 प्लस O2 क्या होगा, तो अपन तो कहेंगे भाई जिसका अमाउंट ज्यादा है वो, चाहे इसको ज्यादा लिया तो इसको सॉल्वेंट बोल दूंगा, इसको ज्यादा लिया तो इसको सॉल्वेंट बोल दूंगा, मुझे क्या है। आपने तो ये बताया सोल्यूशन, आपने एग्जाम्पल दिए बस, ठीक है। मेनली जब भी कोई सोल्यूशन बोलता है तो अपने दिमाग में ये आता है, और इसमें भी ये और ये आता है। जब भी कोई अपन से सोल्यूशन बोलता है ना तो मेनली अपने दिमाग में ये आता है कि ये सोल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस फ्रेम भी होते हैं वो इसी से होता है। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्वेंट्स कैसे बनाते हैं। तो सॉल्यूशन अपन पढ़ते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन भी इसी से आएगा तो अपन इसी को पढ़ लेते हैं। भाई सॉलिड को ऐड करते हैं लिक्विड में, और लिक्विड को ऐड करते हैं लिक्विड में, और गैस को ऐड करते हैं लिक्विड में, तो उस टाइप से अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब पहले अपन कहेंगे कि भाई जैसे अपन को बताना है, तो पहले अपन पढ़ते हैं दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है भाई। आपने लिक्विड और लिक्विड ले लिया, तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि पोलर सॉल्वेंट dissolves in polar solvent, polar solvent, and non-polar solvent dissolve in non-polar solvent. इसको अपन कहते हैं like dissolves in like। लाइक डिजॉल्व लाइक कैसे बोलते हैं कि भाई अगर देखो एक सॉल्वेंट पोलर है दूसरा भी पोलर है तो डिजॉल्व हो जाएंगे, एक पोलर है दूसरा एक नॉन पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो उसमें सोल्यूशन नहीं बनेगा। सो इसको अपन कहते हैं लाइक डिजॉल्व इन लाइक, मतलब होता है कि मींस लाइक फोर्सेस कैन एक्सचेंज with like forces। एक्सचेंज मतलब अट्रैक्ट्स, जो लाइक फोर्सेस जैसे एक नॉन पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो नॉन पोलर आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एक पोलर है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक नॉन पोलर है एक पोलर है तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो अपन से कहेंगे भाई देखो अगर मेरे पास HCl है
मैं इसको पानी में डिजोल्व करूंगा, ये वाटर है, तो अपन क्या करेंगे, ये H प्लस साइन और वो H माइनस साइन बना देगा, Cl माइनस साइन बना देगा। क्यों बनाएगा भाई, क्योंकि इसमें ना H और Cl ये पोलर था। पोलर कैसे, क्योंकि ये था। तो जब अपन ने पानी में डाला ना इसको, तो पानी का ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी के हाइड्रोजन ने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वाटर का ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये तो पहले से इसकी तरफ अट्रैक्टेड था ना, ऐसे ये तो पहले से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्टेड था ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इससे भी कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा, ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव और ये H प्लस साइन बन जाएगा। ये पोलर था, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, मैं इसमें HCl को डिसॉल्व करूंगा, मेरी मर्जी। तो अपन कहेंगे करो, तो डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा डिसोसिएट, क्योंकि यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड इधर थोड़ा सा पोलैरिटी है, ये अपने आप शिफ्ट नहीं होगा। यहां ये खींच रहा था इसको, वो उधर खींच रहा था, बॉन्ड वीक हो गया, शिफ्ट हो गया। यहां बेंजीन में कोई पोलैरिटी होती नहीं, बेंजीन तो खुद ही नॉन पोलर है। अगर बेंजीन नॉन पोलर है तो ना तो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा ना इसको उधर अट्रैक्ट करेगा, और डिसॉल्विंग। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होने वाला, टू नॉट डिसॉल्व। ओके, इसका मतलब है कि अगर दो पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करें तो आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि भाई पोलर सॉल्वेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ये बात तो है। तो अपन ऐसे पोलर सॉल्वेंट जो होता है ना, आर दोस विच हैज, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, OH एंड NH बॉन्ड। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें OH और NH बॉन्ड होते हैं। पोलर सॉल्वेंट आर दोस विच हैज OH एंड NH बॉन्ड, वो पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जिसमें OH और NH बॉन्ड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट्स। तो ठीक है, मुझे पता चल जाएगा भाई, वाटर था तो वाटर में OH बॉन्ड था, मुझे पता चल गया दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट, इसलिए आपने उसको पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे, तो अपन कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, तो अपन कहेंगे अच्छा, अब इसमें कोई ऐसा बोल दें कि जिसमें ये नहीं होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बात भी सही है, जिसमें ये नहीं होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो अपन यूज करेंगे वो काफी कम होंगे, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट्स अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ईथर्स है, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जो यूज करेंगे अपन चलो। तो ये वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो जनरली अपन यूज करते हैं, तो पहले से याद रख लेते हैं कि दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके अलावा, तो अब ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ कंपाउंड लिखे, जैसे मान लो अपन कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन मतलब अपन ने पढ़ा हुआ है CH4, ऐसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, लाइक दैट। तो अपन को पता है, अगर हाइड्रोकार्बन अपन एल्केन की बात करें ना, एल्केन एल्किन एल्काइंस कोई भी हो सकता है। अगर एक कार्बन से लेके 4 कार्बन एटम तक है, मतलब ब्यूटेन तक, दे आर गैसेस। C5 to C17 दे आर लिक्विड्स, ये भी नॉन पोलर लिक्विड्स है। C18 ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड्स। मतलब मैं यहां पर
अगर आप मुझे C5 से लेके मतलब पेंटेन से लेके वहां पर अगर 17 तक कोई भी हाइड्रोकार्बन देते हो उसको भी मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट कहूंगा। लिक्विड ही तो चाहिए जो नॉन पोलर। तो इनके अलावा क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन अपने सिलेबस में है ना, तो वो भी पूछ सकते हैं। मोस्टली हेक्सेन या हेप्टेन यूज करेंगे वो एज अ सॉल्वेंट। तो अगर हेक्सेन और हेप्टेन को सॉल्वेंट जैसे यूज करते हैं तो फिर अपन उसको नॉन पोलर में रखेंगे। तो पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्वेंट लाइक अपन को ये याद रखना है कि पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो अपन कहेंगे भाई कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा दो, तो अपन कहेंगे ठीक है एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, अपन को क्या पड़ेगा। सारे स्टूडेंट नोट्स भी बनाएंगे, राइट? सारे स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाएंगे और पढ़ेंगे, राइट? C18 सॉलिड हो जाएगा, C18 ऑनवर्ड्स, ठीक है? C18 ऑनवर्ड, उसके आगे सारे के सारे सॉलिड है। 18 ऑनवर्ड्स के आगे जितना भी लिखो आप, आपकी मर्जी, राइट? तो अब अपन कहेंगे, अब ये पूछते हैं सर अल्कोहल आर नॉन पोलर। अरे भैया अल्कोहल में OH बॉन्ड है तो नॉन पोलर कैसे बोल सकता है, राइट? तो वो नॉन पोलर नहीं होगा, तो पोलर होगा, ठीक है? सो नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर मैंने आपको बता दिया। और हाउ नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, तो बॉन्डिंग वाली बात है भाई कि देखो उसमें अपन को कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं वो अपन से कभी कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन अपन ऐसे बता सकते। मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर तो पोलर सॉल्वेंट है, उतना मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ 12th क्लास पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम कितना ओलंपियाड तक जाएंगे, उसमें भी नहीं पूछेंगे। तो अपन कहेंगे देख भाई अगर अपन ऐसे करते हैं, मेरे पास वाटर है तो अपन वाटर ले लेंगे ऐसे। तुमने पूछा इसलिए बताऊंगा, नहीं तो बताता भी नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी अपन को। ये इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट स्ट्रेंथ इज अराउंड, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 9 किलो कैलोरीज पर मोल होगा, ये उसका स्ट्रेंथ। अब बेंजीन, अगर मान लो अपन बेंजीन की बात कर लेते हैं, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और बेंजीन का आपस में जो बेंजीन मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल जो होगा, जो नॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में आपस में वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, फोर्सेस व्हिच डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, तो वो अपन ने पढ़ा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेंगे, तो इन डिपेंडिंग ऑन द सरफेस एरिया इनका जो आपस में अट्रैक्शन होगा। अब नॉन पोलर है तो अपन क्या कहेंगे भाई इसमें, मतलब डाइपोल तो बोल नहीं सकते, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाइपोल होता तो अपन कहते हैं इसमें होता डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, पोलर वाले में होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास में, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। और नॉन पोलर है तो अपन कहते हैं वंडरवल फोर्सेस में ये वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन फोर्सेस, ये वीक लंदन फोर्सेस होते हैं और ये काफी पास आते हैं तब वो फोर्स एक्ट करता है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट F weak London forces R to the power of 6, इस टाइप से होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऑलमोस्ट, जो इसका एनर्जी होगा वो 0.5 से लेके 0.2 किलो कैलोरीज तक होगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, जब इसको इसमें मिक्स करेंगे ना, तो वाटर का बॉन्डिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जब तक ये ब्रेक होगा नहीं, वो बीच में कैसे आएगा, डिसॉल्व कैसे होगा। पर इसको ब्रेक करने के लिए मुझे 0.5 से 0.2 किलो कैलोरीज चाहिए, वो तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा, वेपराइज हो रहा होगा। लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डिसॉल्व नहीं होगा भाई, दे आर नॉट सॉल्वेबल, एक्शन नहीं होगा, सॉल्वेबल नहीं होगा, फिर वो डिसॉल्व नहीं होगा।
राइट, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको इसमें ऐड किया अपन ने, तो ये अब ये तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसको ऐड करने से ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये ब्रेक कब होगा? ऐसा कोई सॉल्वेंट डालो जो इसके एनर्जी के आसपास हो। तो अपन कहेंगे अच्छा देखो भाई, मैंने C2H5OH डाल दिया, तो फिर हाँ, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। C2H5 ऐसे लिख लो, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दूंगा। तो इसकी एनर्जी जो होगी वो 7 किलो कैलोरीज के आसपास होगा। अच्छा, काफी आसपास हो गए फोर्सेस, वो तो बहुत डिफरेंस था। उसको ऐड करने से कोई भी लिक्विड, जैसे मान लो ये वाटर लिक्विड है, ऐसे फिक्स्ड है, आपस में अट्रैक्टेड है, और अपन ने बेंजीन डाला, तो बेंजीन इधर आएगा, बेंजीन उससे उतना बॉन्ड नहीं बना सकता, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता जितना कि इसको ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए। लेकिन जब अपन इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके फोर्सेस और इसके फोर्सेस काफी मैच करते हैं। जब ये C2H5 वाटर के पास आएगा, तो वाटर इसको छोड़ के इससे मिक्स हो सकता है, क्योंकि जितना वाटर में एनर्जी था, और नियरली उसके आसपास इसमें भी एनर्जी है। मतलब इसको तोड़ के इसको बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं, तो धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, बिकॉज बोथ है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसी को तो कहते हैं लाइक फोर्सेस एक्सचेंज विद द लाइक फोर्सेस। अगर नॉन पोलर होते तो उनके बीच में भी एनर्जी उतनी ही होती, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता, तो वो लाइक फोर्सेस हो जाते हैं। तो लाइक फोर्सेस विल बी एक्सचेंज विद लाइक फोर्सेस। ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आपस में, और वो बहुत वीक। हाँ, उसके आने से, उसके ऐड करने से वो कोशिश जरूर करेगा इधर आके कि इनको थोड़ा दूर कर दे, वीक कर दे इसको आपस में अट्रैक्शन को, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता। वीक कर सकता है, तोड़ नहीं सकता। तो दैट इज लाइक फोर्सेस एक्सचेंज विद लाइक। इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये होता कैसे है। तो मैंने आपको बता इस टाइप से करने से बता, ठीक है ना। तो उससे और ज्यादा नहीं पूछने वाले अपन से, तो अपन कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करेंगे अगर अपन, तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मुझे C2H5Br गिवन है, C2H5Cl गिवन है, मेरे पास C6H6 गिवन है, C6H6 और CH3 गिवन है। ऐसे मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज नॉर्मल हेप्टेन, और मेरे पास गिवन है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। मेरे पास गिवन है वाटर, और मेरे पास गिवन है दैट इज C6H6, मेरे पास गिवन है दैट इज CH3OH, और मेरे पास गिवन है CCl4। मेरे पास गिवन है CH3OH, और मेरे पास गिवन है HCl। मेरे पास गिवन है दैट इज CH3COH, और मेरे पास गिवन है दैट इज C2H5 या वाटर। मेरे पास गिवन है, वी कैन राइट दैट, ऐसे लिख देते हैं अपन कि भाई मेरे पास गिवन है HF, और मेरे पास गिवन है दैट इज CCl। ठीक है, मैंने 8th वाला एग्जांपल काफी अच्छा सोचा था, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, नहीं पता नहीं, चलो ठीक है, बाकी अपने कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, डिसॉल्व होगा। Which of the following will dissolve? Of the following will dissolve? Will dissolve, ये मेरा क्वेश्चन। तो अपन कहेंगे दोनों नॉन पोलर होगा, दोनों नॉन पोलर होगा, दोनों नॉन पोलर होगा, एक पोलर एक नॉन पोलर नहीं होगा, एक पोलर एक नॉन। मुझे कैसे पता ये पोलर नॉन पोलर है? हाँ, तो अभी बताया था ना आपने, OH और NH बॉन्ड, इसमें OH है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें OH बॉन्ड है, इसमें HCl है, होगा। ऐसे डिसॉल्व होगा ना OH बॉन्ड, ये पोलर सॉल्वेंट है और उसको पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसमें दोनों में OH है, होगा।
इसमें HF है और इसमें CCl4 है। HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और वो वीक है, होगा? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको नॉन पोलर है, नहीं होगा। ऐसे बताओ, कौन डिजॉल्व होगा, कौन डिजॉल्व नहीं? तो ऐसे अपन से पूछ सकते हैं, लाइक डिजॉल्व बता दें। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा सोल्यूशन ले लेते हैं अपन। तो इसमें अपन को ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, चैप्टर में बहुत कुछ है, ये तो सिर्फ छोटा सा पार्ट है, तो अपन आगे चलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो ये पार्ट अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो अपन को ये पार्ट बहुत अच्छे से आता है। सिक्स्थ वाला क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने, पानी में HCl डिसॉल्व होगा। तो अगर मेरे पास H और Cl है तो अपन को पता है, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव को उसका हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा जिस पर डेल्टा पॉजिटिव है, और इसका ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा। बता सकते, तो ये तो अपन ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। सॉलिड को अगर डिसॉल्व करूंगा तो अपन ने कहा था, किसी भी अगर सॉलिड को डिसॉल्व करना है वाटर में या लिक्विड में तो अपन डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे, और डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ अपन लिखते हैं हाइड्रेशन, ये होता है। उनको पता है आयनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है और हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक। और इसमें अपन लिखते हैं, अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, इन दोनों का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है सॉल्यूट विल डिसॉल्व विद द सॉल्वेंट, देन सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूट विल नॉट डिसॉल्व, अगर 0 भी होगा तो भी अपन कहेंगे उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, हाँ नेगेटिव होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो अपन ने एग्जांपल भी पढ़ रखा है, काफी बार पढ़ा हुआ है अपन ने एग्जांपल। अपन ने NaCl को लैटिस एनर्जी को लेके एग्जांपल काफी बार पढ़ा हुआ है। अगर NaCl को डिसॉल्व करना है इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए अपन ने डेल्टा एच लिख रखा था, 180 किलो कैलोरीज होता है, ये अपन को पता है। जब सोडियम आयन और Cl माइनस आयन गैसियस स्टेट में होते हैं और NaCl ये वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, दैट इज हाइड्रेशन होगा। तो अपन लिखेंगे इसका डेल्टा एच विल बी इक्वल टू -1, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, -179 किलो कैलोरीज होता है। ओवरऑल रिएक्शन चेक करेंगे तो ये दोनों तो अपन काट देने वाले हैं, और अपन कहेंगे आपने NaCl सॉलिड को जब पानी में डिसॉल्व किया एक्वस में, तो आपके पास Na पॉजिटिव एक्वस बना और Cl माइनस एक्वस बना। तो अपने पास डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, +1 आता है किलो कैलोरीज। अगर ये एंडोथर्मिक है इसका मतलब है रिएक्शन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को वो डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। अपन को इसमें से मान लो ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये नहीं गिवन है।
और कुछ एग्जाम्पल अपन को बता दिया कि भाई देखो NaCl है, इन दोनों में से किसी एक का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, मतलब इनका मान लो हाइड्रेशन के लिए अपन से कहा गया कि इन दोनों का 5:6 का रेशियो में हाइड्रेशन होता है। तो बताओ इसकी वजह से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई और इसकी वजह से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, बता देंगे। अपन कहेंगे आपने ये डाटा मुझे दिया होगा 1, ये डाटा आपने मुझे दिया होगा 180, ये वाला डाटा नहीं दिया होगा, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस डाटा को आपने कहा कि ये डाटा कैसे आया, जब इसका और इसका हाइड्रेशन हुआ होगा, और दोनों का हाइड्रेशन का रेशियो आपने दे रखा है, तो इसको x ले लेता हूं 5x, इसको 6x, 5 + 6 11x इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं और बता देते हैं x आ गया तो 5 टाइम ये हो जाएगा और 6x ये हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ये फ्रेम कर सकते हैं। और ये सारा पार्ट अपन ने सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट ऑफ द सॉल्ट, सॉलिड एंड लिक्विड अपन ने काफी पढ़ा। ये डाटा अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है, इनमें से कोई भी 2 पार्ट अपन को हमेशा देना, क्योंकि सारा पार्ट अपन नहीं बता सकते ना, कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है, हमें अगर ये पता होगा तो सॉल्युबल होगा। ये तो बात कई बार पढ़ चुके हैं, आयनिक में भी बताया, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया। आयनिक में हाइड्रेशन के लिए बताया, किसका हाइड्रेशन होगा किसका हाइड्रेशन नहीं होगा। तो कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल होगा कौन सा नहीं होगा वो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा नहीं तो नहीं होगा, ये तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा अपन को बात करने की जरूरत नहीं, एक इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर उनका रेशियो है तो डिवाइड कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम। ये अपन को इक्वेशन याद होना चाहिए, वैल्यूज याद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगी ना, वो तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए। तो फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो बता देंगे कौन सॉल्युबल होगा कौन सॉल्युबल नहीं होगा। मैं लेकिन एक बात आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अगर किसी कैटायन और एनायन का इफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ cation or anion can take place, if the hydrolysis of cation or anion can take place, in water, then that salt soluble in water, that salt is soluble in water. अगर जनरली अपन को ये पता है कि जो कैटायन, जैसे मान लो मेरे पास ये गिवन है फॉर आयनिक सॉल्ट बोल रहा हूं, मेरे पास ये गिवन है आयनिक सॉल्ट, मुझे पता है एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, पढ़ा भी अपन ने, बेसिक सॉल्ट OH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH/C। अगर किसी एनायन का हाइड्रोलिसिस हो जाए तो हाइड्रेशन तो पार्शियल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रेशन तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, मैंने आपको डिफरेंस बता रहा है, जिसने आयनिक नहीं पढ़ा उसको नहीं पता। तो फिर जनरली सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। इफ आयनिक कंपाउंड is insoluble in water, then the reason is its high delta H of hydration, ionization। तो अपन को पता है AgCl का व्हाइट पेपर टी बनता है वाटर में, एक मेटल है नॉन मेटल फिर भी डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आयनाइजेशन बहुत ज्यादा है, ये डिसॉल्व हुआ ही नहीं, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है इससे।
डिसोसिएट होने, जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो कैसे बताऊं? अच्छा, इसका मतलब जितने भी कंपाउंड वाटर में प्रेसिपिटेट बनाते हैं वो सबके सब वाटर सॉल्युबल ही होंगे, और क्या। अच्छा, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी वाइट पीपीटी होता है, बेरियम कार्बोनेट भी वाइट पीपीटी होता है। तो जितने भी प्रेसिपिटेट हैं, मतलब जो भी प्रेसिपिटेट अपन को पता होंगे, अगर वो वाटर सॉल्युबल होने का रीजन आयनिक कंपाउंड है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा आयनिक कंपाउंड वाटर इंसॉल्युबल है? हाँ, तो जिनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा है अपन ने, वो सारे के सारे वाटर इंसॉल्युबल। जितने भी आप पीपीटी बताओगे या आगे पढ़ाओगे, जो भी आप प्रेसिपिटेट बताओगे वाटर में, वो सारे के सारे वाटर इंसॉल्युबल। और उसका एक ही रीजन होता है, इसका ज्यादा होना। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है और वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं बतानी है उसकी, हमें कैसे पता कि नहीं बतानी है? हाँ, तो आगे पढ़ेंगे ना अपन, या कभी भी आपने जिन जिन सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया वो सारे के सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल थे ना, उसको इनसॉल्युबल बताना है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा। तो वो इनसॉल्युबल क्यों बताना है, ये ज्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव। तो अपन को लगेगा आयनिक कंपाउंड है तो पानी में डिजोल्व करवा देते हैं, क्या पानी में डिजोल्व नहीं होते, रीजन क्या है? ये ज्यादा है। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सॉल्ट हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते? तो जितने मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा और उनके प्रेसिपिटेट के कलर बताऊंगा। मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत सारे कलर बताने वाला हूं और बहुत सारे कंपाउंड बताने वाला हूं, जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, उसका पीपीटी का कलर और सबके कलर बताऊंगा मैं आपको। इसका ये कलर होता है, इसका ये। नो, वैल्यू ऑफ के से नहीं बता सकते आप कि वो डिसॉल्व होगा कि नहीं। के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो आप, 10 की पावर -3 से केएसपी हो गया ना वो, तो फिर आप सॉल्ट की बात कर, मैंने बोला तो है केएसपी, अपन ने बताया ना, के क्यों बोले अपन, दैट इज केएसपी, है ना? तो अपन बोल सकते हैं, बताएंगे अपन, बिल्कुल बताएंगे। So that is about the solubility of solid in liquid. ये पार्ट अपन काफी पहले भी पढ़ चुके हैं, और किसके बेसिस पे बताना है अपन को, क्योंकि अब मैं आपको सारे वैल्यूज बताऊं वो जरूरी नहीं है। अपन को वैल्यूज गिवन होंगे, बस वो इक्वेशन को ध्यान रखना, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अपन को चेक कर लेना, और कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई वैल्यू याद नहीं रखनी। अब सॉल्यूशन में अपन थर्ड पॉइंट की